अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंडिया की जर्नी के दौरान बस ऐसे ही कुछ सवालात जहन में आ रहे थे कि आप सबको पहले मेरी तरफ से यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो कुछ सवालात ये जहन में आ रहे थे कि इतना अच्छा हमारा सब कॉन्टिनेंट था और बहुत ही बड़ा सा और रिसोर्सेज से भरा हुआ, तो क्या हुआ? और ये चंद 100 या 1000 ब्रिटिशर्स आके उन्होंने कैसे हमारे ऊपर हुकूमत कर ली इतने लाखों करोड़ों अवाम पे। तो बड़ा सोचा। तो इसके बारे में जब मैं कुरान में मलका सबा और ये इनका ज़िक्र पढ़ रही थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम का, तो उसमें कुरान की एक आयत मुझे मिली जिसमें इस पूरी हिस्ट्री इसका जवाब था इस सवालों का। तो आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अन-नमल आयत 35। ये मलका बिल्कीस का कॉल है जिसको एज़ इट इज़ कुरान ने नकल किया है। मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ कि वो अपने मुशीरों से जब बहस कर रही थी, उनको बता रही थी, तो उसने क्या कहा था कि जब बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो वहाँ फसाद करते हैं और उसके इज़्ज़तदार तबके को ज़लील करके रख देते हैं, और यही कुछ तो वो किया करते हैं। यानी जो इज़्ज़तदार लोग हैं माशरे के, उनको ज़लील करके रख देना, उनकी ज़िल्लत। अब ये कैसे करते हैं इस पे हम बात कर लेते हैं। हम अगर अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें तो आज भी ये आयत हमें ज़िंदा नज़र आती है। तो जब हम लाखों करोड़ों अवाम थे और ये चंद 100 या 1000 यूरोपियंस आए, तो इनको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए थे। हीरे जवाहरात कोहिनूर जो कुछ ले जा सकते थे ले गए। एक तरह की चोरी ही थी, क्या कर सकते हैं। दूसरा वो इसलिए आए थे, दूसरा मकसद कि उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ देना था। मास प्रोडक्शन का दौर शुरू हो चुका था और उस वक्त नई नई इंडस्ट्रीज़ लगना शुरू हुई थी। तो उन्हें अपना माल बेचने के लिए मंडियाँ चाहिए थी, उन्हें मुल्क चाहिए थे। इसीलिए उन्होंने हमले किए, इसीलिए उन्होंने कब्ज़े किए। अब ये चंद 100 लोग इन लाखों करोड़ों पे कैसे हुकूमत कर सके, इसके लिए प्लानिंग क्या थी कि इन्होंने हम ही में से वो ढूंढ रहे थे, इनको अपने पिट्ठू चाहिए थे। अब इसके लिए वो तलाश कर रहे थे कि कौन अपनी वफ़ादारी बेचता है और किसकी वफ़ादारी ख़रीदी जा सकती है। अब वफ़ादारी ख़रीदने और बेचने वाला कौन हुआ? वो बाज़मीर बाउसूल इंसान तो ना हुआ। अब इन चक्रों में इन्हें मुस्लिम्स में भी कुछ लोग मिले, कुछ गद्दार मिले, लेकिन हिंदुओं में से बहुत मिले। क्यों? क्योंकि मुसलमानों से तो हुकूमत छीनी थी ना इन्होंने, मगर हिंदुओं के लिए तो चेंज ऑफ मास्टर्स की बात थी। पहले वो मुसलमानों के अंडर में रह रहे थे, फिर इनके लिए मास्टर चेंज हो गए। अब इसका तरीका क्या होता था कि इन लोगों को ढूंढ के, अब जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म को नहीं मान रहे थे और अब इखलाकी और मजहबी तौर पे मजबूत थे और अपनी वफ़ादारी बेचने को हरगिज़ तैयार ना थे, उनके लिए उन्होंने ज़िंदगी को मुश्किल कर दिया। उनके लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी। और जो कमीन किस्म के लोग थे, जो बेज़मीर बेईमान किस्म के लोग, उनको उन्होंने जायदादें दी और उनको माशरे में एक अपलिफ्ट कर दी उनकी। और जो अमीर लोग थे उनमें, ये बेज़मीर बेईमान लोग, उनके पास पैसा बहुत था, तो उनको किस तरह किया टैकल? उन्होंने खिताबात दिए, टाइटल्स, सर का टाइटल दे देना ये, और इस तरह उन्होंने इनको अपना गद्दार बना लिया। अब ये गद्दार ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, काफिर तो खुल्लम खुल्ला जंग करते हैं ना। अब ये हम ही में रहकर हमारी इंडस्ट्रीज़ की, हमारे मज़हब की, हमारी वैल्यूज़ की हौसला शिकनी शुरू हो गई। हमें अपनी ही तहज़ीब पे, अपने ही कल्चर पे शर्मिंदा करने लगे। अब इंडस्ट्रीज़ की पहले मैं बात करती हूँ कि जैसे ईस्ट बंगाल में जो मलमल
की इंडस्ट्री थी और वहाँ की जो मलमल थी मशहूर थी, पूरी एक मुट्ठी में पूरा पूरा थान आ जाता था। अब अंग्रेज़ों ने, और वहाँ के लोग जो थे वो कारीगर अपने अंगूठों से उसे बुना करते थे। अंग्रेज़ों ने आके वो इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी और वहाँ उन कारीगरों के जो थे अंगूठे कटवा दिए ताकि दोबारा ऐसा कोई ना बना सके। दूसरा, इन्हीं गद्दारों के थ्रू हमें अपने ही लिबास पे शर्मिंदा किया गया। कुर्ता शलवार, अंगरखे, शेरवानी, यहाँ के वेदर के हिसाब से हल्के फुल्के लिबास पहने जाते थे। शायर हजरात, अदीब सब यही लिबास पहना करते थे। अब इस पे शर्मिंदा। अब वो इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी कि इनका कपड़ा कौन ख़रीदेगा। ये हल्के कॉटन वगैरह हमारे सब बंद करवा के और इनके ये जीन्स, पैंट्स, टी शर्ट्स और शर्ट्स, अब ये आज भी देखें, सूट पहनना इज़्ज़त की अलामत समझा गया। कोई बैंक में, किसी शादी पे, किसी पोस्ट पे, किसी क्लब की मेंबरशिप ले लें, आपको एंट्री कब मिलेगी? जब आप सूट पहन के जाएंगे। तो ये स्टेटस सिंबल बन गया और अपने ही लिबास पे और वैल्यूज़ पे शर्मिंदा होने लगे हम। फिर आप देखिए अरबी, फ़ारसी, उर्दू, ये बड़ी ही कोई एक उर्दू दान, अरबी दान असातिज़ा हुआ करते थे। स्टेटस आला लोगों की, तहज़ीब याफ्ता लोगों की ज़बान थी ये सारी। अब जब मुग़लों का ज़वाल आया, फ़ारसी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसका भी ज़वाल आया। और आप सोचें मदारिस वगैरह उनकी, सिर्फ दिल्ली के अंदर मैं बात कर रही हूँ कि 5000 मदरसे थे जिनकी ग्रांट्स बंद कर दी गई। और जब वो बंद हुए तो उन 5000 के असातिज़ा कहाँ गए? वो तो जूतियाँ चटखाते रह गए, उनको तो रोज़गार ना मिला। उनके लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी इज़्ज़त वाले लोगों की, तहज़ीब याफ्ता मज़हबी अरबी वाले पढ़ने वाले लोगों की। और जो इंग्लिश बोलते और पढ़ते थे उनको नौकरियां मिलना शुरू हो गई। अब आप देख रहे हैं किस तरह इज़्ज़त वालों को ज़लील करते हैं और जो ज़लील लोग होते हैं उनको ऊपर ले आए। ब्रिटिश गवर्नेंस रखना स्टेटस सिंबल बन गया। क्या ब्रिटिश गवर्नेंस आके हमारे बच्चों को तमीज़ सिखाएगी? इससे पहला तो नौज़ुबिल्लाह सारे के सारे जाहिल थे हमारे बच्चे बेचारे, उनको तो कुछ आता ही नहीं था। हॉस्टल्स में बच्चों को भेजना, अंग्रेज़ी तालीम पे काम करना, ये आम होना शुरू हो गया कि इसी की वजह से तो इज़्ज़त मिल रही थी। माँओं ने अपनी गोदें खाली कर दी और बच्चों को ब्रिटिश गवर्नेंस के हवाले कर दिया। इससे पहले बच्चे हिफ्ज़ किया करते थे, 4, 5, 6 साल की उम्र में तो बच्चे हिफ्ज़ कर लेते थे, इतनी मेमोरी बच्चों की शार्प होती है। और फिर वो मदरसों में और स्कूल्स में डाले जाते थे। अब ये ब्रिटिश गवर्नेंस क्या बच्चों को बिस्मिल्लाह सिखाएगी? क्या उनको नमाज़ पढ़ाएगी? या हिंदुओं के बच्चों को क्या वो पूजा सिखाएगी? नहीं, सबको, उनको, हमको, सबको अपने मज़हब से, अपनी तहज़ीब से हटा दिया, शर्मिंदा कर दिया। इसके अलावा आप देखें मज़ीद हमें लोकल थिंग्स, ये अब अमीर हो गए थे ना सारे ये बेज़मीर किस्म के लोग, अब ये लोकल थिंग्स यूज़ नहीं करते थे, अब इम्पोर्टेड चीज़ें यूज़ करना, और उनकी इंडस्ट्रीज़ फ़रोग़ पा रही थी और अपनी हमारी चीज़ों पे हम शर्मिंदा होने लगे। हीरा पहनने वाले शर्माएं और शीशा पहनने वाले इतराएं, पर्दा, दाढ़ी, ये सब तो दकियानूसी लगने लगा। एक वक्तों में मर्द की ये शान हुआ करती थी कि वो दाढ़ी ज़रूर रखेगा और अपने माँ बाप का ख्याल रखना, ये मर्द की शान थी। मर्द हो और ये 2 काम ना करे तो वो मर्द नहीं कहलाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ क्लीन शेव थे तो लगा कि क्लीन शेव होना शायद अक्लमंदी की अलामत है, तो क्लीन शेव करवा दी गई। माँ बाप तो अब वो बैकवर्ड लगने लगे, क्योंकि अब होने ये लगा था इस ज़माने में एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप आया था, क्योंकि जो मज़हबी तौर पे जो इस तरह के लोग थे वो अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ रहे थे और उन्होंने छोड़ा भी नहीं, उन्होंने अपनी वैल्यूज़ को कायम रखा।
लेकिन इनके बच्चे इस चकाचौंध से माइल हो गए और उनको अपने पेरेंट्स बैकवर्ड लगने लगे। ये तकियानूसी, ये माँ पर्दा करती है, ये बाप की दाढ़ी है और ये हर किसी से जैसे अखलाक से मिलते हैं, तो ये तो बड़े ही कोई दकियानूस किस्म के लोग हैं। ये कॉन्फिडेंट अंग्रेज़ी बोलने वाले और इस तरह से बदतमीज़ी करने वाले, दूसरों की खड़े खड़े तहकीर करने वाले, ये इज़्ज़त, ये लगने लगा कि ये तरक्की करने वाले लोग हैं। तो पेरेंट्स उनको अच्छे नहीं लगे और जब हिजरत करके आए यहाँ पाकिस्तान, तो जब पेरेंट्स भी आए नाउज़ुबिल्लाह एक्स्ट्रा बैगेज के तौर पे, यही कहा जा सकता है अब तो सुना गया है कि अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए शर्माते थे ये बुर्के, ये दाढ़ी वाले पेरेंट्स को। तो कहते इंट्रोड्यूस नहीं करवाते थे, कहते थे ये हमारे ख़ानदानी नौकर हैं जिन्हें हम साथ लेकर आए हैं। अब सारी जो तरक्की में रुकावट थी वो तो शायद बीवी का बुर्का था, तो उसे तो उतरवा दिया गया और वहीं से काट के, कुरान से, किताबों से, सबसे काट के अब क्या किया गया, उसकी जगह नमाज़ पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम लगने लगा। अब खला तो कहीं भी नहीं रहता, स्क्रेप रूट उसको तो फिल करना होता है। अब उसकी जगह किसने ले ली? मदरसों की जगह क्लब्स ने ले ली और किताबों की जगह ताश के पत्तों ने ले ली। तंबोला खेलना, ब्रिज खेलना, ये स्टेटस सिंबल हो गया। ये बहुत ज़्यादा ये हो गया कि अगर किसी को तंबोला या ब्रिज खेलना नहीं आता तो वो तो बेचारा गरीब, दकियानूसी। और डांस पार्टीज़ का आगाज़ हुआ। अपनी मिसेस को बेपर्दा क्लब्स में ले जाके और उनको कहा जाता था कि आप फ़लाने फ्रेंड के साथ ज़रा डांस कर लें बेगम, वो आप उनको बड़ी पसंद आई हैं। अब जो बीवी ये ना करे तो मर्द क्या करते थे, अपनी पहली बीवी को तलाक दे के और दूसरी शादी कर लेते थे कि ये स्टेटस, ये शाना बशाना चल नहीं सकती मेरे, या तलाक ना देते थे तब भी दूसरी शादी इस वजह से करते थे कि ये हमारे साथ चल नहीं सकती। बर्थडे कल्चर आम, अब इसको किस तरह रिवाज, आज भी देखें कोई जाहिल से जाहिल हमारे होंगे, उनको कलमा पढ़ना नहीं आएगा, बल्कि जाहिल क्या, पढ़े लिखे लोगों को भी आज तक कलमे के तो रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह में ही उलझे पड़े हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह होता है या रसूलुल्लाह होता है। लेकिन हैप्पी बर्थडे जाहिल से जाहिल हमारी मेड्स तक को सिंग करना आता है। बच्चे ईद पे बोर होते हैं, बर्थडेज पे खुश होते हैं, बड़े भी खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ग्लैमराइज इतना किया गया मीडिया पे, मूवीज़, खूबसूरत लोग, खूबसूरत हीरोइन, खूबसूरत हीरोइन की बर्थडे है, वो कैंडल बुझा रही हैं, वो केक काट रही हैं, सब क्लैप कर रहे हैं और फिर हीरो गाना गाता है। अब ये तरक्की, कोई नहीं पूछता कि क्यों केक काटते हैं, क्यों ये कैंडल्स को केक पे रख के जलाते हैं और उसको फू फू करके बुझाते हैं और इस तरह केक को भी ख़राब करते हैं और इसी केक को खाते हैं और क्यों क्लैपिंग करते हैं। नहीं, ये तो लगने लगा कि यही तरक्की है। अब आज देखें क्या हुआ। अब जो ज़हनी मजबूत तबका था ज़हनी तौर पे और जिसने इस माशरे को ले के चलना था, वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो गया। अपनी वैल्यूज़ पे, ये पर्दा, ये मज़हब, ये नमाज़ें, ये सब तो तरक्की की राह में रुकावट लगने लगी ना। तो शर्मिंदा अपनी तहज़ीब पे हो गए और फिर क्या हुआ कि वो पैरालाइज़ हो गया। एक तरह से हमारा जो मजबूत तबका था ज़हनी तौर पे, वो पैरालाइज़ हो गया। और जब ये तबका पैरालाइज़ हुआ तो आने वाली पूरी नस्लें इंटेलेक्चुअली बैरन होकर रह गई। पाकिस्तान बना दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बना दिए, कॉलेजेस बना दिए, लेकिन क्या हम तरक्की कर सकें? नहीं। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि ज़हनी ग़ुलामी से आज तक नहीं निकल सके
आज भी हम अपनी तहज़ीब पे, अपनी चीज़ों पे, लोकल थिंग्स यूज़ करने पे हम शर्मिंदा हैं, तो हम कैसे तरक्की करेंगे? तो तरक्की तो ना मिली। हंस कौवा चला कौवे की चाल, मगर वो भी भूल गया। कौवा चला हंस की चाल तो यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो इस्लामी तहज़ीब थी वो सबसे बेस्ट थी। इसके अलावा हमारे ऊपर तो अब वो एग्ज़ाम्पल फिट आती है ना कि वी लिक द बूट दैट किक्स अस, उन्हीं के जूतों को चाटते हैं और फिर भी इज़्ज़त तो ना मिली। सब कुछ उतार दिया, अपनी पूरी तहज़ीब पे शर्मिंदा हो गए। उन्हीं की तरह ऐसी अंग्रेज़ी बोलने लगी कि अंग्रेज़ भी हमें देख के शर्माएं, वो भी ऐसी ना बोलें। लेकिन क्या हुआ? फिर भी इज़्ज़त मिली? ना मिली, और मिल भी नहीं सकेगी जब तक ज़हनी ग़ुलामी से नहीं निकलेंगे। अपनी ही वैल्यूज़ पे इतराएंगे नहीं, अपनी वैल्यूज़ पे जब तक शर्मिंदा रहेंगे नहीं निकल सकेंगे। अब ज़रूरत किस चीज़ की है? डी ग्लैमराइज़ करने की। जिस चीज़ में इतना ग्लैमर नज़र आता है उसको डी ग्लैमराइज़ करें। अपनी इस पे बच्चों को सॉरी मुस्लिम्स बनने के बजाय ना प्राउड मुस्लिम्स बने। बच्चों को बताएं कि ये इस गर्मी में ये कोट पैंट्स पहनना ये बेवकूफ़ी की अलामत है, कुर्ता शलवार बेवकूफ़ी की अलामत नहीं है। उर्दू मीडियम आज भी आप देखें, किसी की अगर तहकीर करनी हो, ये मैं नहीं कह रही कि कोट पैंट्स पहनना गुनाह है, नौज़ुबिल्लाह, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ नहीं, ये फॉर्मल ड्रेस है, पहन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शर्मिंदा ना हो अपने कपड़ों पे, बस ये कहने की बात है। आज भी आप देखें, किसी की तहकीर करनी हो तो वो पढ़ा लिखा भी हो, आप उसको कहते हैं उर्दू मीडियम, ये उर्दू मीडियम से पढ़े हैं। आप देखिए उसकी पूरी मेहनत, पूरी उसका एक अखलाक सब कुछ भी नहीं रहेगा। जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वो पढ़ा लिखा कहलाएगा, जिसको नहीं आती वो चाहे कितना भी एजुकेटेड हो, नहीं, उसकी इज़्ज़त नहीं होगी। क्यों? उर्दू मीडियम। तो मैं ये नहीं कह रही कि अब इंग्लिश पढ़ना गुनाह है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अपने कल्चर पे शर्माएं मत। सॉरी मुस्लिम, सॉरी पाकिस्तानी ना बने कि हम पाकिस्तानी हैं तो हम शर्माएं नहीं। अपनी वैल्यूज़ पे इतराएं, अपने मज़हब पे, अपनी इन चीज़ों को थामें और उस पे चलना शुरू करें। वही से अपना नाता जोड़ें दोबारा। और अक्लमंदी इसी में है कि आप अपने रब का कलाम थाम लें। प्राउड टू बी पाकिस्तानी, प्राउड टू बी अ मुस्लिम। इज़्ज़त करें और करवाएं, अपने कल्चर की खुद इज़्ज़त करें और अपनी इज़्ज़त खुद बनाएं। ये नक्काली, ये ग़ुलामी से इज़्ज़त नहीं मिलेगी। इज़्ज़त मिलेगी तो किससे मिलेगी? खुद अपनी वैल्यूज़ को थाम कर उस पे चलें। यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।